तो हेलो साथियों, मैं तरुण पाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। देखिएगा, जैसे कि हिंदी में हम लोग ने पिछला टॉपिक को कवर किया था और हमारा टॉपिक क्या था, वो था विशेषण एवं विशेष्य। वहां हमने उस टॉपिक को कवर कर लिया था और हमने पूरा ही टॉपिक को पढ़ लिया था। और मैंने आपसे कहा भी था कि हम नेक्स्ट क्लास में इसके मतलब एक पीडीएफ द्वारा वहां उसकी प्रैक्टिस सेट्स करेंगे, लेकिन वो किसी वजह से किसी कारण मैं सभी पीडीएफ को तैयार नहीं कर पाया हूं। ठीक है, और जल्दी ही मैं पीडीएफ को तैयार कर लूंगा और उसके बाद में हम क्या करेंगे, वहां प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिएगा, नेक्स्ट जो आप हम एक टॉपिक पे आएंगे और हमारा जो टॉपिक होगा वो आपको दिख रहा है बोर्ड पे लिखा हुआ। क्या टॉपिक है हमारा? क्रिया एवं क्रिया के भेद। देखो, जिस प्रकार विशेषण एवं विशेष्य है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मस्त था, उसी प्रकार ध्यान रहे कि क्रिया एवं क्रिया के भेद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही मस्त है जितना पिछला टॉपिक मस्त था। ठीक है, तो अभी क्या है, देखो क्रिया एक नॉर्मली अगर मैं क्रिया की बात करूं तो मतलब आप अच्छे से बता सकते हो इस चीज को कि भाई अगर हम जो भी कोई काम करते हैं वो सब क्या होता है, वो सब क्रिया होती है। यानी कि ये चीज आप मुझसे अच्छे से जानते हो। ठीक है, और मुझे इसमें ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जो इसकी रूपरेखा को मैंने तैयार किया है, क्रिया बहुत कितने प्रकार की क्रिया होती है, अभी हमको सिर्फ ये पता है कि क्रिया काम करना ही क्रिया कहलाता है। अभी सिर्फ हमें इतना पता है और इससे ज्यादा हमको नहीं पता है। ठीक है, लेकिन अब मैंने जिस तरह से रूपरेखा को तैयार किया है, हम वहां पढ़ेंगे क्रिया कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, देखिएगा, अब सबसे पहले अगर हम क्रिया टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक प्रश्न उठता है। और प्रश्न क्या उठता है कि अगर हम क्रिया पढ़ रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए ना क्रिया की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, तो जो क्रिया की डेफिनेशन है, तो आइएगा देखते हैं। जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है, क्या बोले कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वह क्या कहलाता है, हमारा क्रिया कहलाता है। एक बार फिर से देखिएगा, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए वहां क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। साधारण सी परिभाषा है, कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ घुमा फिरा कुछ भी नहीं है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए वहां क्या होगा, हमारा क्रिया होती है। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। अब देखो, जैसे क्या होता है, जैसे लिखना क्या है, एक प्रकार की क्रिया है। पढ़ना क्या है, एक प्रकार की क्रिया है। खाना क्या है, एक प्रकार की क्रिया है। दौड़ना क्या है, एक प्रकार की क्रिया है। चलना क्या है, एक प्रकार की क्रिया है। ठीक है, यानी कि बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो सभी क्या होती हैं, क्रिया होती हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर आता है भाई, क्रिया आई तो कहां से आई। भाई जाहिर सी बात है, अगर क्रिया आई होगी, अगर कोई हम काम कर रहे हैं, अगर हम दौड़ रहे हैं, वो आई कहां से। अगर वो क्रिया बना दौड़ना, तो वो बना कहां से, ये दिमाग में हमारे क्वेश्चन उठता है। तो देखो, ये जो बना हमारा धातु से बना है। किससे बना है? धातु से बना है। और क्या धातु से बना है, और धातु में प्रत्यय लगाकर ही क्रिया को बनाया जाता है। ध्यान रखेंगे आप कि धातु में प्रत्यय लगाकर ही क्रिया को बनाया जाता है। जैसे देखिएगा, धातु क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है, धातु किसे कहा गया है, धातु किसे कहा गया है। भाई देखो, क्रिया जो का जन्म जिस रूप में होता है ना, वही क्या है, धातु है। तो धातु ने ही तो क्रिया का जन्म किया, धातु ने ही क्रिया का जन्म किया, यानी कि क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है। अब अगर मैं जन्म लेता हूं, तो यानी कि मुझे जन्म किसने दिया, मेरी मम्मी ने दिया है, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है। ठीक है, वैसे ही यहाँ धातु क्या है, क्रिया के जिस रूप में जन्म लेती है, या क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है उसे क्या कहा जाता है, धातु। या क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल रूप क्या है उसका, मूल रूप क्या है, यानी कि वो क्या मूल रूप है उसका, वो सब क्या है, धातु है। ठीक है, यानी क्रिया जिस मूल रूप में जन्म लेती है धातु कहलाती है। अब देखो, जैसे हमने यहां लिखा, क्या लिखना, तो यहां देखो, लिख क्या है, धातु है। पढ़ क्या है, धातु है।
खा क्या है, धातु है। दौड़ क्या है, धातु है। चल क्या है, धातु है। ठीक है, यानी कि क्या है, कहने का मतलब इनमें हमने धातु में ना प्रत्यय लगाकर किसको बनाया भाई, क्रिया को बनाया है। क्या लगा के, ना प्रत्यय लगा के हमने क्रिया को बनाया। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है, धातु में प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाई जाती है। ठीक है, और क्रिया का मूल रूप क्या है, धातु है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि बताइएगा क्रिया का मूल रूप क्या होता है, तो आप ध्यान रखिए क्रिया का मूल रूप क्या है, धातु है। और ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखना है। आइएगा, अब हमने क्रिया देखा, धातु देखा, आगे हम देखेंगे बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्रिया के प्रकार। क्या, अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं। क्रिया के प्रकार, आइएगा उस चीज को देखते हैं। देखो, क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक मौलिक क्रिया और एक यौगिक क्रिया, या मौलिक क्रिया या धातु कहते हैं जिसको। ठीक है, यानी कि कितने नामों से जाना गया इसको, 3 नामों से, धातु क्रिया, मूल क्रिया या मौलिक क्रिया। नेक्स्ट यौगिक क्रिया, यानी क्रिया को 2 प्रकार में बांटा गया, धातु मूल क्रिया या मौलिक क्रिया, और नेक्स्ट यौगिक क्रिया। ठीक है, अब देखो यौगिक क्रिया। अब देखो यौगिक क्रिया को कितने भागों में डिवाइड किया गया, यौगिक क्रिया को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, 0 3, यानी कि 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 अर्थ के आधार पर, कर्म के आधार पर, अन्य क्रियाएं। नंबर 1 कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर और अन्य क्रियाएं। ठीक है, अब देखो कर्म के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया, वो बांटा गया 2 भागों में, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। यहाँ हमें बहुत दिक्कत आती है, हम भूल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता यार कि सकर्मक है कि अकर्मक है, बहुत दिमाग ज्यादा कंफ्यूज रहता है एकदम। ठीक है, अब देखो कर्म के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांटा, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट अर्थ के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांटा, एक क्रियार्थक संज्ञा और एक प्रेरणार्थक संज्ञा। ठीक है, अब नंबर 3 आ जाता है अन्य क्रियाएं। नेक्स्ट देखिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बात करते हैं। सकर्मक क्रिया को भी 2 भागों में बांटा गया, कौन कौन सा, एक होता है एक कर्मक क्रिया और नंबर 2 द्विकर्मक क्रिया। ये चार्ट बहुत ज्यादा मोस्ट है, यही हमें बताता है। हमें अभी तक क्रिया में सिर्फ यही तो पता था ना कि क्रिया होती है बस, लेकिन नहीं पता था इस तरह प्रकार की होती है। ठीक है, उसके बाद में प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया, 2 में, एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और नंबर 2 द्वितीय प्रेरणार्थक संज्ञा। ठीक है, अब देखिएगा उसके बाद में आता है अन्य क्रियाएं। अन्य क्रियाओं को 1 2 3 4 4 भागों में बांटा। वो 4 भाग कौन कौन से, एक पूर्वकालिक क्रिया, एक संयुक्त क्रिया, एक सहायक क्रिया और एक आ जाता है कालवाचक क्रिया। यानी कि अब आपने देखा कि क्रिया को कितने सारे भागों में डिवाइड किया गया है। द्वारा बता देते हैं, क्रिया को 2 भागों, क्रिया के प्रकार 2 भागों में डिवाइड किया, एक धातु मूल क्रिया या मौलिक क्रिया। उसके बाद में नंबर दूसरा आता है यौगिक क्रिया, यानी कि 2 भागों में बांटा। अब यौगिक क्रिया को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा, एक कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर और एक अन्य क्रियाएं। ठीक है, उसके बाद में हमने कर्म के आधार पर क्रिया को फिर से 2 भाग में डिवाइड किया, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। फिर हमने सकर्मक क्रिया को 2 भागों में डिवाइड किया, कौन कौन सा, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। फिर ठीक है, उसके बाद में हमने जो अर्थ के आधार पर क्रिया को बांटा वो 2 भागों में बांटा, एक क्रियार्थक संज्ञा और एक दूसरा आता है प्रेरणार्थक संज्ञा। उसके बाद में हमने प्रेरणार्थक संज्ञा को 2 भागों में बांटा, क्या, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद में हमने अन्य क्रियाओं को 4 भागों में बांटा और वो चारों भाग कौन कौन से थे देखिएगा, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और कालवाचक क्रिया। देखो इस चीज को आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब हम जो चीज लिखते हैं ना वही हमारे दिमाग में बैठती है। आपने देखा होगा कि एग्जाम में क्या है कि हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है ये है। उसके बाद में एग्जाम में क्या होगा, यार मैंने पढ़ा तो था लेकिन मेरे याद नहीं है। ये चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी यही होता है। ठीक है, लेकिन जब क्या होता है, जब हम किसी चीज को अपनी कॉपी में नोट करते हैं ना, अब हम एग्जाम में जाते हैं, हम देखते हैं यार कि ये मैंने अपनी कॉपी में तो लिखा था, लेकिन क्या लिखा था मैंने, कॉपी के उस कोने पे लिखा था, क्या लिखा था मैंने,
ये चीजें हमारे दिमाग में घूमती हैं। फिर हमें सडनली आया था, अरे यार मैंने तो ये लिखा था, तो ठीक है वहां आप सही हो, लेकिन अगर आप नहीं लिखते तो आप गलत हो। ठीक है, तो चीजों को समझो पहले, उसके बाद में लिखना बहुत जरूरी है। याद करने के लिए लिखना बहुत जरूरी होता है। हैंड का और माइंड का कॉन्सेंट्रेशन ही ऐसा होता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का तालमेल बहुत शानदार होता है, एक हाथ का और एक दिमाग का। ठीक है, तो उसी लिहाज से आप लिखेंगे तभी चीजें दिमाग में बैठेंगी। आप नहीं लिखेंगे तो क्लास से तो बहुत लोग लेते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो आप इस चीज को देखिएगा, लिखिएगा। फिर अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिएगा, अब हम देखते हैं मूल क्रिया या धातु या मौलिक क्रिया के बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखिएगा क्या होता है मूल क्रिया, धातु या मौलिक क्रिया किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है, देखो, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहा मैंने? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। एक मिनट, कॉल आ रहा है किसी का। देखो, धातु से ही क्या होता है? क्रियापद का निर्माण होता है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करती। क्या निर्भर नहीं करती? धातु निर्भर नहीं करती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको अभी पीछे भी बताया और फिर से देखो, जैसे धातु क्या होती है? चल, पढ़, दौड़, गा, जा, सो, रो, कह, बोल, खा, पी आदि। ठीक है, देखो अब क्या है कि धातु किसे कहते हैं? क्या बोला मैं? धातु किसे कहते हैं? देखो, धातु में प्रत्यय आकर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं बनाई जाती हैं। धातु में प्रत्यय लगाकर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं बनाई जाती हैं। जैसे लिख धातु में या लिख धातु से हमने क्या क्या क्रियाएं बनाई? देखो, लिखी, ई प्रत्यय लगाया, लिखता, आ प्रत्यय, लिखते, ए प्रत्यय, लिखूं प्रत्यय, लिखेंगे प्रत्यय। ठीक है, लिखावा, आवा, लिखवा, आवा प्रत्यय, वा, और लिखावा, आवा प्रत्यय। वैसे ही हम दौड़ से दौड़ना, दौड़ते, यानी कि बहुत सारे ऐसे शब्द हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है क्या कि धातु में ही प्रत्यय लगाकर क्रिया को बनाया जाता है। ठीक है, और मूल क्रिया या धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। हम क्रिया के मूल रूप को, यानी कि मूल रूप क्या होता है? ओरिजिनल। जैसे नोट्स होता है ना, एक नोट्स होता है हाथ से लिखा हुआ, मैंने फोटो कॉपी करके आपको सबमिट कर दिया, वो क्या हुआ? मेरे हाथ का कोई नोट्स है लिखा हुआ, सपोज करो मेरा हिंदी का नोट्स है। ठीक है, अब मैंने उसको क्या किया, आपको मैंने सबमिट कर दिया, उसकी फोटो कॉपी कराई और आपको दे दिया। ठीक, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा कि धातु में प्रत्यय लगाया और क्रिया को बनाया गया। एक समझाने के लिए बता दे रहा हूं आपको। और जबकि धातु या मूल क्रिया या मौलिक क्रिया क्या कहलाएगी? जो मेरे हाथ का नोट्स था लिखा हुआ, उसकी ओरिजिनल कॉपी, हार्ड कॉपी जो मेरे पास है, वो क्या है? धातु है। ठीक है, एक समझाने के तौर पे आपको बताया है। अब देखिएगा इसको, अब हम पढ़ेंगे कि धातु के कितने भेद होते हैं। धातु के कितने भेद होते हैं आइएगा, अब हम इस चीज को जानते हैं। तब तक आप इसको देखिएगा। कहते हैं धातु कितने प्रकार की होती हैं, ये चीज हमने जाननी है कि धातु को कितने प्रकार में बांटा गया। तो धातुएं 5 प्रकार की होती हैं। धातुएं 5 प्रकार की होती हैं। और देखिएगा, नॉर्मल एग्जाम में ये चीज पूछी नहीं जाती है, ये मैं आपसे पहले ही बता दे रहा हूं। नॉर्मल एग्जाम में ये चीज नहीं पूछी जाती, लेकिन ये टीजीटी और पीजीटी, ये टीजीटी और पीजीटी में पूछी जाती है। मैं क्वेश्चंस, मुझे क्यों पता? क्योंकि मैं क्या है, मैं इसके प्रैक्टिस सेट से जब करता हूं, बेशक मैं यहाँ तैयारी नहीं करता, लेकिन मैं प्रैक्टिस सेट्स हिंदी के सभी जगह करता हूं, हिंदी के, मैथ्स के। ठीक है, तो टीजीटी और पीजीटी में ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक, तो देखिएगा, नंबर 1 होता है सामान्य धातु, सम्मिश्र धातु, व्युत्पन्न धातु, अनुकरणीय धातु और नाम धातु। यानी कि क्रिया को 5 धातुओं में बांटा गया, क्रिया को 5 धातुओं में बांटा गया। ठीक है, अब देखिएगा, नंबर 1 देखते हैं हम, सामान्य धातु क्या है। देखिएगा, सामान्य धातु क्या बोला मैं कि सामान्य धातु, तो सामान्य धातु, धातु में ना या ता प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। सामान्य धातु, धातु में ना या
ताप प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। ठीक है, कैसे बनाई जाती है? अब देखो, इसे सरल धातु भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि सामान्य धातु को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है टीजीटी में। ठीक है, सामान्य धातु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? सरल धातु के नाम से जाना जाता है। अब देखो कैसे होती है सरल धातु। ना या ता प्रत्यय लगा हो जहां भी, वहां कौन सी धातु होगी? वहां सामान्य धातु होगी या सरल धातु होगी। जैसे सोना, गाना, जाना, बजाना, खाना, पीना आदि। या जहां भी ना और ता राष्ट्र में लगा होगा, ता और ना प्रत्यय लगा होगा, वहां सामान्य धातु या सरल धातु होगी। नेक्स्ट आता है व्युत्पन्न धातु। सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं, नंबर आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। व्युत्पन्न धातु आता है। यह धातु में आना, लाना, बाना प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। जो व्युत्पन्न धातु है वो धातु में क्या आना, बाना और लाना प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। जहां भी ये प्रत्यय आएंगे वहां व्युत्पन्न धातु होती है, ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, कैसे? जैसे हंस बाना, तो बाना हंस धातु थी, वहां बाना प्रत्यय लगाया तो हंस बाना हो गया। तो यहां अगर हंसबाना में आपसे कोई पूछता है कि बताइएगा हंसबाना में किस प्रकार की धातु होगी, तो आपको याद होना चाहिए कि हंसबाना में क्या होगा? व्युत्पन्न धातु होगी। नंबर 2 आता है पिलवाना। पिलवाना में पिल और पिल के बाद में बाना प्रत्यय लगाया तो पिलवाना हुआ। और दिल, ये वाला दिल नहीं कि आप इस दिल को समझ रहे हो, ये दिल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि दिलवाना किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से कोई भी चीज को लेना। ठीक है, यानी कि दिलवाना, तो दिल में वाना प्रत्यय लगाया तो दिलवाना। ठीक है, वो वाले होता है, दिलवाले होता है। ठीक है, नहीं, वो दिलवाना नहीं, दिलवाले होता है। ठीक है, क्या होता है? वो दिलवाले होता है, सॉरी दिलवाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रोलाना। तो रोना में क्या लगाया हमने? लाना प्रत्यय लगाया, रुल में राना प्रत्यय लगाया और रोलाना हो गया। उठ में आना प्रत्यय लगाया और क्या हो गया? उठाना हो गया। उठ में वाना प्रत्यय लगाया और उठवाना हो गया। तो यानी कि क्या है? लाना, बाना और आना, जहां ये प्रत्यय लगे होते हैं वहां क्या होता है? वहां हमारा कौन सी धातु होती है? व्युत्पन्न धातु होती है। तो देखिएगा बोर्ड पे जगह नहीं है, अभी हम नेक्स्ट धातु को पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आता है हमारा नाम धातु। नाम धातु किसे कहते हैं? देखो, यह धातु संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। नाम धातु संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। ठीक है, जो हमारे संज्ञा शब्द हैं, जो सर्वनाम शब्द हैं, जो विशेषण शब्द हैं, उन शब्दों में अगर हम प्रत्यय लगा दें तो नाम धातु की कहलाती है। ठीक है, जैसे गाली क्या है? उसके अंदर गुण दोष है तो विशेषण हो गया। ठीक है, तो गाली से गरियाना या गलियाना भी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बात। तो बात से बतियाना, गरम से गरमाना, लालच से ललचाना, और नेक्स्ट आता है शर्म से शर्माना, और लाश से फिल्म से फिल्माना। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। नंबर 4 आता है अनुकरणीय धातु। क्या? अनुकरणीय धातु। तो देखिएगा अनुकरणीय धातु क्या है? विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के अनुकरण पर बनाई जाने वाली धातु अनुकरणात्मक धातु कहलाती है। जैसे भिन्न भिनाना। ठीक है, क्या? भिन्न भिनाना। नेक्स्ट आता है टन टनाना। क्या? टन टनाना। नेक्स्ट आता है हिन हिनाना, और नेक्स्ट आता है झन झनाना, और लास्ट है खट खटाना। ठीक है, तो जहां भी ऐसी अगर आपको धातु मिलेंगी वहां क्या है? हमारा अनुकरणात्मक या अनुकरणीय धातु होगा। लास्ट हमारा बचता है क्या? सम्मिश्र धातु। तो आइएगा हम देखते हैं सम्मिश्र धातु किसे कहते हैं। देखिएगा, चलिएगा अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है और लास्ट है हमारा धातु में सम्मिश्र धातु। सम्मिश्र धातु में देखते हैं, देखो
यह धातु संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण, हमने संज्ञा भी पढ़ा, हमने विशेषण भी पढ़ा और हमने क्रिया विशेषण भी पढ़ा। तब यह धातु संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, करना, खाना, देना, आना, जाना, मारना, होना आदि पद लगाकर बनाई जाती है। ठीक है, जैसे देखो नाम, जैसे करना धातु है, ठीक है, क्या है, करना धातु है। अब देखो नाम क्या है, नाम क्या है, संज्ञा, ठीक है, और करना, नाम करना क्या हो गया, सम्मिश्र धातु, यानी कि धातु को मिलाया गया, तो वो क्या कहलाई हमारी सम्मिश्र धातु। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट क्या है हमारा, छेद करना, तो यानी कि छेद करना सम्मिश्र धातु में आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हत्या करना, हत्या करना आदि ऐसे शब्द आते हैं। जैसे अब आता है होना, नाम होना, छेद होना, हत्या होना, यानी कि क्या है, यहाँ दो चीजें हैं और वो क्या है, सम्मिश्र हैं। ठीक है, तो सम्मिश्र धातु होगी। खाना, मार खाना, रिश्वत खाना, हवा खाना आदि। नेक्स्ट आता है जाना, बाहर जाना, खा जाना, पी जाना, सो जाना आदि। नेक्स्ट आता है मारना, क्या, चक्कर मारना, डींगे मारना, चटपटा या झपट्टा मारना, कहते हैं ना बड़ी बड़ी बातें मारना, तो सब क्या है, सम्मिश्र धातु है। तो आप ये चीज देखिएगा, इस चीज को लिखिएगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ने वाले हैं और हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे यौगिक क्रिया के बारे में। और यौगिक क्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे और सबसे पहले जो पढ़ेंगे हम वो सकर्मक और अकर्मक क्रिया, यानी कि कर्म के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है वो चीज को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जो पढ़ेंगे वो सकर्मक और अकर्मक क्रिया पढ़ेंगे, जहां हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किसमें होता है पता है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया में, कि किसमें कर्म है किसमें नहीं है, ये चीजें हमारे समझ में नहीं आती हैं। तो आज की क्लास को तो फिलहाल हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, वहां हम टॉपिक पढ़ेंगे यही क्रिया एवं क्रिया के पद। लेकिन जो हमारा टॉपिक सेकंड होगा वो हमारा होगा क्या, क्या होगा, चैप्टर हमारा यही होगा, लेकिन टॉपिक होगा हमारा कर्म के आधार पर क्रिया, यानी कि यौगिक क्रिया में को 3 भागों में बांटा, कर्म के आधार पर, ठीक है, और किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर और अन्य क्रियाएं। ठीक है, तो जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रियाएं, और कर्म के आधार पर क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो कल की क्लास बहुत ज्यादा मस्त होने वाली है, आप लोग वेट करना और क्लास को बड़े अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मैंने आपको ये इतना अच्छे से समझाने की कोशिश किया है कि बहुत ज्यादा मैंने इसकी रूपरेखा को तैयार करने में मुझे काफी टाइम लग चुका है, या लगा है मुझे काफी टाइम। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास समझ आई होगी और आपने भी अच्छे से इस चीज को समझा होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, देखो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, आप वीडियो को स्किप ना करें, आप वीडियो को लगातार देखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी सी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस।